Assalamu alaikum. My name is Dr. Hafsa Farooq. I'm practicing as Senior Registrar in Services Hospital Lahore, and I'm also practicing in Doctors Hospital Gulshan Ravi लाहौर. अब हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है शुगर यानी डायबिटीज़. अब डायबिटीज़ जो है सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि डायबिटीज़ कहते किसको हैं, ये किस वक्त डायग्नोज होती है और क्या इसके लेवल्स होते हैं शुगर के जिस पे हम इनको डायग्नोज करते हैं. अगर कोई पेशेंट है जिसको इस तरह के अलामात आ रही हैं कि बार बार उसको प्यास का लगना, बहुत ज़्यादा पेशाब आना, बहुत ज़्यादा भूख का लगना, अचानक से वज़न कम हो जाना और काफ मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन, फटीग रहना विदाउट एनी रीज़न, कोई फीवर नहीं है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अचानक से उसका वेट कम होना शुरू हो गया हालांकि वो खाना ठीक ले रहा था, तो उस वक्त ये अलामात हैं जिस पे आपको थोड़ा सा डायबिटीज़ की तरफ सोचना चाहिए, उसके कुछ टेस्ट करवाने चाहिए. या अगर आपके घर में कोई और शुगर पेशेंट है और आपके पास ग्लूकोमीटर पड़ा हुआ है घर में, तो आप अपने शुगर लेवल्स खुद भी चेक कर सकते हैं. अब दो तरह से हम डायग्नोज कर सकते हैं. एक तो ये है कि अगर आपको अलामात आ रही हैं तो अगर आपकी जो है वो दो सिम्टम्स, दो तरह की रीडिंग्स भी ज़्यादा आ गई हैं, यानी आपकी जो फास्टिंग शुगर है वो 120 130 से ज़्यादा आ गई है और आपकी जो रैंडम शुगर है वो यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद वो 140 से ज़्यादा आ गई है, तो इसका मतलब है कि आपको शुगर है. फिर कुछ लोगों में हम 3 महीने वाला टेस्ट भी कराते हैं. उसमें ये होता है कि HbA1c के नाम से टेस्ट होता है जो कि पिछले 3 माह की एवरेज शुगर हमें बता देता है. अगर वो 7 से ज़्यादा 7.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि पेशेंट को शुगर है. अब अगर आपकी शुगर डायग्नोज हो गई है तो शुगर की डिफरेंट टाइप्स है, जिसमें मोस्ट कॉमन जो हम डिस्कस करते हैं और प्रैक्टिकली हम ट्रीट कर रहे होते हैं वो टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़. 30 ईयर से कम वाले लोगों में जो है वो टाइप 1 ज़्यादा कॉमन है, उनमें ट्रीटमेंट डिफरेंट है, और जो 30 ईयर से अबव लोग हैं, ओबीस लोग हैं, उनमें डिफरेंट है और जाहिर है उसकी वजह भी डिफरेंट है. जो टाइप 1 है उसमें इंसुलिन कम होती है, आपका जो लबलबा है, पेंक्रियाज है, वो इंसुलिन बना नहीं रहा होता, तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें इंसुलिन देनी पड़ती है, बाहर से उसकी ट्रीटमेंट के लिए हमें इंसुलिन देना पड़ता है. जो टाइप 2 है उसमें इंसुलिन तो ठीक बन रही होती है, लेकिन ओबेसिटी की वजह से या किसी भी और रिस्क फैक्टर की वजह से आपकी जो बॉडी है वो रेजिस्टेंट होती है इंसुलिन के इफेक्ट को. तो आपकी जो इंसुलिन तो बन रही होती है लेकिन वो बॉडी में उस तरह से एक्ट नहीं कर पा रही होती, वो ग्लूकोज को यूटिलाइज नहीं कर पा रही होती, तो आपकी जो ब्लड लेवल्स में ब्लड के जो ग्लूकोज लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं. अब जाहिर है उसमें जो है आप इंसुलिन तो नहीं देंगे, इंसुलिन तो ऑलरेडी है. उसमें फिर हमारे पास ऑरल हाइपोग्लाइसीमिक्स की ऑप्शन है. उसमें डिफरेंट तरह की दवाइयाँ हैं जो कि खुद से नहीं लेनी चाहिए, वो स्पेशली किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या इंटरनल फिजिशियन या कंसल्टेंट फिजिशियन से रुजू करने के बाद लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी कुछ इंडिकेशंस होती हैं. बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो शुरू कराने से पहले हमें देखना होता है कि आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं, आपको पेट तो नहीं आपका ख़राब हो गया हुआ, या आपको कोई जिगर का मसला तो नहीं रह रहा. कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हम हर शुगर वाले पेशेंट के एवरेज कराते हैं. यूरिन कंप्लीट कराते हैं हम ये देखने के लिए कि प्रोटीन लॉस तो नहीं हो रही. हम RFTs कराते हैं ये देखने के लिए कि आपके गुर्दे ठीक काम कर रहे हैं. उसके बाद जो है हम शुगर चेक, जब आपको दवाई स्टार्ट करा देते हैं तो हम अक्सर पेशेंट को शुरू में कहते हैं कि अपना 1 हफ्ते का रिकॉर्ड बनाएं शुगर का. उसके मुताबिक फिर डोज एडजस्टमेंट होती है दवाइयों की कि आप किस डोज पे कितनी लेनी पड़ेगी और कौन कौन से कॉम्बिनेशंस लेने पड़ेंगे जिसके साथ आपकी जो शुगर है वो नॉर्मल लेवल के दरमियान आती रहेगी. इस दौरान आपने शुगर की कॉम्प्लिकेशंस पे ज़रूर गौर करना है. अगर आपको महसूस हो कि आपके पाँव जल रहे हैं, पाँव या हाथ सुन्न हो रहे हैं, चूंटियाँ सी रींगने की आपको महसूस होता है, तो आप ज़रूर करें, क्योंकि ये डायबिटिक न्यूरोपैथी का साइन है. अगर आपको लगता है कि जो आपकी आंखें हैं वो सूज रही हैं, पेशाब में झाग आ रही है, तो भी आप अपने डॉक्टर से, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से रुजू ज़रूर करें, क्योंकि इसका मतलब है कि डायबिटीज़ आपके गुर्दे अफेक्ट कर रही है. फिर जो है आपके जिस्म पे कोई फोड़े फिंसियाँ बन रहे हैं या जिस्म के हिस्से काले हो रहे हैं, वो डायबिटिक डर्मोपैथी हो सकती है. आपकी आंखों में धुंधलापन आ रहा है, आपने वो अपनी आंखों को चेक करवाएं, कोई मोतिया तो नहीं उतर रहा, या आपकी आंख के पर्दा अफेक्ट तो नहीं हो रहा, वो भी शुगर की वजह से हो सकता है. फिर आपका जिस्म का कोई हिस्सा काम करना, अचानक से जिस्म का कोई हिस्सा सुन्न होना शुरू हो जाए, या बाजू या हाथ ना उठाया जाए, दिल का कोई मसला हो जाए, पसीना आए बहुत ज़्यादा, खाना खाते हुए पसीना आए, बैठ के उठने पे चक्कर आए, आंखों के आगे अंधेरा आए, या आपको नीचे से बैठ के उठने में मसला हो, तो इसका मतलब है कि जो डायबिटीज़ है वो आपके पट्ठों पे भी एक्ट कर रही है, जिसको डायबिटिक एमायोट्रोफी कहते हैं. पोस्टल हाइपरटेंशन हो रही है. तो ये सारी अलामात वो हैं जो शुगर वाले मरीज को इग्नोर नहीं करनी चाहिए. वो अगर आपको ऐसा कुछ भी महसूस होता है तो आप जाके डॉक्टर से रुजू करें,
شوگر کے ساتھ ان کمپلیکیشنز کی الگ میڈیسنز ہوتی ہیں. اور شوگر والے مریض میں بہت ضروری ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے زخم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. کوئی نوکیلی چیزیں اگر ہیں مطلب ان سے زخم ہو گیا، کیونکہ جو شوگر والا مریض ہے نا اس کا جو زخم ہے وہ جلدی ہیل نہیں ہوتا. بہت زیادہ جو ہے وہ کامن ہے ڈائبیٹک فوٹ. اس میں سم ٹائم ہمیں ری ایمپوٹیشن یا نی ایمپوٹیشن یا وہ حصہ کاٹنا پڑ جاتا ہے، جو کہ ظاہر ہے تکلیف دہ ہوتا ہے مریض کے لیے بھی اور اس کے لواحقین کے لیے بھی. تو آپ نے اپنے آپ کو کسی بھی چھوٹے زخم سے بچانا ہے، اور اس کو میں اگر کوئی پس پڑ رہی ہے یا آپ کو بخار ہو رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں تاکہ وہ آپ کا صحیح طریقے سے علاج کرے اور آپ کو ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن سے بچایا جا سکے. اور اس کے علاوہ آپ کی لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہیں کہ آپ نے واک کرنی ہے، 30 منٹ ایٹ لیسٹ واک کریں، کیونکہ ویٹ ریڈکشن سے شوگر لیولز پہ بہت زیادہ اچھا اثر پڑتا ہے، وہ کم ہوتے ہیں. پھر آپ نے جو ہے کھانے پینے میں دیکھنا ہے کہ 4 قسم کے پھل ہیں جو ہم منع کرتے ہیں، آم، کیلا، کھجور اور انگور آپ نے نہیں لینا. آپ نے باہر سے کے کھانے جو خمیری روٹی، بیکری کے آئٹم تھا وہ نہیں لینی. ہاں جو خوراک اچھی ہے شوگر کے مریضوں کے لیے وہ ہے آپ مکئی بہت اچھی ہے ان کے لیے جو ڈرائی فروٹس ہیں وہ بہت اچھے ہیں، کاجو، بادام وغیرہ. اس کے علاوہ لوبیا اور سیب کا چھلکا وہ بہت اچھی غذا ہے شوگر والے مریضوں کے لیے، وہ زیادہ مقدار میں لے سکتے ہیں. پھر آپ نے جو سیچوریٹڈ فیٹس اور وہ جو آرٹیفیشل شوگرز ہیں اور جس طرح یہ شوگر فری ڈائٹ باٹلز یہ بالکل نہیں لینی، کیونکہ یہ آپ کے وقتی طور پہ صرف جو ہے نا وہ سٹائٹی کو لو کر دیتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کھانے پینے کی یا اس طرح، لیکن وہ شوگر آپ کی کم نہیں کرتی ہیں، اس لیے آپ نے ان چیزوں سے بھی بچنا ہے. پھر کچھ ہیں رسک فیکٹر شوگر کے، اگر آپ کی شوگر تو ٹھیک آ رہی ہے لیکن آپ کی فیملی ہسٹری ہے شوگر کی اور آپ کا ویٹ انکریز ہو رہا ہے، تو آپ نے جو ہے اپنا فوراً سے ویٹ کنٹرول کرنا ہے اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا شروع کر دینا ہے. اپنا واک سٹارٹ کر دیں، کیونکہ اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے اور آپ اوبیسٹی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے، تو آپ کو آئندہ آنے والے سالوں میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کو شوگر ہو جائے گی. تو آپ نے اسٹرکٹلی ان چیزوں سے اپنے آپ کو شوگر ہونے سے بچانا ہے.